नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। झारखंड की सियासत में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनका नाता टूट चुका है। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हैं और इन सब के बीच जेएमएम के नेता चंपाई सोरेन पर हमलावर हैं। चंपाई दा नाराज क्यों चल रहा है सर? कोई नाराज नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कौन बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। झारखंड के सीएम से लेकर मंत्री तक चंपई सोरेन पर हमलावर हैं। चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावती तेवर में हैं। वजह उन्होंने बताई कि उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई थी, उसका एजेंडा तक नहीं बताया गया था। सीधे बैठक में इस्तीफा मांगा गया। इस आरोप पर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि चंपई सोरेन को झारखंड के इतिहास में विभीषण के रूप में याद किया जाएगा। कहीं से किसी का कोई अपमान नहीं किया गया है, कोई अपमान किया नहीं गया है। और हेमंत सोरेन जी बड़े हृदय के आदमी हैं और उन्होंने बड़े हृदय से, सरलता के साथ, सहजता के साथ अपने कोई अपमान, कहीं से अपमान किसी का, देखिए ये अपमान की बात ही नहीं है। झारखंड में इनका फार्मूला नहीं चलेगा। ये 2 दूनी 4 का झारखंड है, सीधे सरल लोगों का झारखंड है। लेकिन यदि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 2abc करके यदि तोड़ फोड़ करेंगे तो झारखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी 14 में से 5 लोकसभा खिसका है, आने वाले समय में इनका जो है सारा विधायक खिसक जाएगा। उधर सीएम सोरेन ने चंपई के जेएमएम से जाने के पीछे विपक्षी पार्टी का हाथ बताया है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। चर्चा है कि चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जेएमएम से खुली बगावत करने के बावजूद बीजेपी का दरवाजा उनके लिए अभी खुला नहीं है। अब बीजेपी की चाल से ही चंपई का हाल तय होगा। रांची से हरिवंश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस की पूरे देश में गूंज है और केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पूछताछ और सबूत जुटाने में इस मामले में जुटी हुई है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार चौथे दिन सीबीआई ने पूछताछ की। रविवार को यहां पर सीबीआई टीम आरजीकर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंची। जांच एजेंसी ने ट्रॉमा सेंटर का मुआयना किया और वहां मौजूद डॉक्टरों से पूछताछ भी की। मंगलवार को सीबीआई इस मामले के आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो करा सकती है। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं और इस मामले में सीबीआई को कोर्ट से टेस्ट करवाने की इजाज़त मिल चुकी है। कोलकाता रेप मर्डर केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक और याचिका दाखिल हुई है। नई याचिका में उत्तराखंड से जुड़े रेप के 2 मामलों में भी सुनवाई की मांग की गई है। उत्तराखंड के एक अस्पताल में नर्स के साथ हैवानियत और देहरादून बस स्टैंड पर 14 साल की नाबालिग के साथ रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भी कोलकाता से लेकर दिल्ली और मुंबई तक डॉक्टर्स ने विरोध जताया। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की महिला डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को राखी बांधकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। दिल्ली में डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधिमंडल फिर से सरकारी अफसरों से मिला, लेकिन बातचीत भी ये वाली बेनतीजा रही।
तो ये जो मामला है इसको लेकर अब नाराजगी है चारों तरफ। डॉक्टर्स भी इससे नाराज हैं, पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस लगातार चौथे दिन आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से जो है वो पूछताछ की गई। मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉक्टर संदीप घोष से काफ़ी पहले से नाराज चल रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। डॉक्टर संदीप घोष को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, जो अब एक एक करके फिर बाहर आ रहे हैं। छात्रों ने उनके खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। ये बात अलग है कि कभी भी कुछ हो नहीं सका। छात्र जो पर्चे बांट रहे हैं, उनके हिसाब से एक आरोप बायो कचरा प्रबंधन और उसकी बिक्री में गड़बड़ियों को लेकर है। आरोप है कि अनजान और अवैध लोग बायो कचरा जमा करते हैं और उसे गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाते हैं। ना तो अस्पताल प्रशासन और ना ही सरकार इसे लेकर कोई कार्रवाई कर रही है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और अदालत ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच के आदेश दिए। फिलहाल ये मामला अदालत में है। एक आरोप शवों और मानवाधिकारों के हनन को लेकर भी है। कहा जा रहा है कि शव पोस्टमार्टम के लिए आरजी का मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे। उनको पुलिस या परिवारजनों की सहमति के बिना ईएनटी वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता था। छात्रों का कहना है कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बनाए कायदे कानूनों का सीधा सीधा हनन है। ये सबूतों से छेड़छाड़ भी है और इसमें प्रिंसिपल का शामिल होना नजर आता है। इस सिलसिले में राज्य के मानवाधिकार आयोग में एक मामला डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ चल रहा है। उनको पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। कई तरह के वित्तीय घोटालों के आरोप भी संदीप घोष पर लगते रहे हैं। इनमें ज्यादा कीमत पर मशीनें और खुले बाजार में महंगे सामान खरीदने के आरोप शामिल हैं। छात्रों का आरोप है कि कोविड के दौरान भी संदीप घोष ने पैसा कमाया। उन्होंने बाजार से 2 गुना कीमत पर HFNO मशीनें खरीदी। उन्होंने बिना किसी से इजाजत लिए अस्पताल की जगह को फूड स्टॉल लगाने के लिए दिया। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग के दौरान भी गड़बड़ियों के आरोप उन पर लगाए गए हैं। छात्रों का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान भी संदीप घोष ने सरकारी पैसा निकाला। 2022 की चौथी तिमाही में अंडर ग्रेजुएट छात्रों की काउंसलिंग के दौरान सीसीटीवी, कंप्यूटर, वाईफाई, साउंड सिस्टम, चाय नाश्ता, टेबल कुर्सी वगैरह के लिए 14 लाख रुपए निकाले गए। एक आरोप एकेडमिक फंड के दुरुपयोग का भी है कि उन्होंने इस फंड का इस्तेमाल सोफा, पर्दे, टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह खरीदने के लिए किया। ये ज्यादातर सामान उनके निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा बताया गया है। संदीप घोष पर घूस लेने के भी आरोप छात्रों ने लगाए हैं। एक फर्म ने शिकायत की थी कि हर वेंडर को हर टेंडर पर 20% कट मनी देनी पड़ती थी और इनमें से 10% ऑर्डर से पहले ही देना होता था। पार्किंग के जरिए भी गैर कानूनी कमाई के आरोप छात्रों ने लगाए हैं। एक आरोप एनएमसी की टीम को घूस देने का भी लगाया जा रहा है। इस टीम ने 2023 की पहली तिमाही में मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। संदीप घोष ने इस टीम को उपहार और मिठाई देने के लिए बेलगछिया से खरीदारी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एमपॉक्स की अब बात करते हैं। कई अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का खतरा जो है वो बढ़ रहा है और भारत में भी इसे लेकर फिक्र अब बढ़ने लगी है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार इस बीमारी को लेकर अलर्ट है। केंद्र ने राज्यों के साथ बैठक कर इससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। एमपॉक्स को लेकर जो अभी वायरस ये है वो तेज़ी से फैलता है। ऐसे में एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। राज्यों के साथ मीटिंग में कहा गया कि इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है उन पर एमपॉक्स का असर नहीं होगा। दिल्ली में सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग नोडल हॉस्पिटल बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आगाह किया है
कि एमपॉक्स का खतरा बड़ा है और इससे निपटने के लिए उन्हें अपने स्तर पर हर संभव तैयारी शुरू करनी होगी। दरअसल एमपॉक्स एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है और इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के साथ मीटिंग कर उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इस खतरे को देखते हुए जो भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ जो सरकारी एजेंसियां काम करती हैं, उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि उन्हें अपने स्तर पर जो सतर्कता है उसे और बढ़ानी होगी। दिल्ली में 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटल्स को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया इसके किसी भी खतरे से निपटने के लिए। यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एमपॉक्स एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है और ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी आपको हो सकता है, या फिर अगर कोई संक्रमित जानवर है, जैसे कुछ विशेष बंदर की स्पीशीज़ हैं या जो गिलहरियाँ हैं जो पेड़ों पर रहती हैं, उनसे संपर्क में आने से भी इसके फैलने की संभावना रहती है। 14 अगस्त को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरह से एमपॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं, उस खतरे को देखते हुए एमपॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसे एमपॉक्स होता है तो उससे संक्रमित होने के बाद पीड़ित व्यक्ति के शरीर में 2 से 4 हफ्ते तक रैशेस रह सकते हैं। कुछ मामलों में बुखार, पेन, विशेषकर मसल पेन, बैक पेन जैसी शिकायतें भी रह सकती हैं और इससे ठीक होने में 2 से 4 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। और जो आम दवाइयां हैं फीवर की, पेन की, उसकी मदद से एक संक्रमित व्यक्ति ठीक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ली है तो उस पर इस वायरस का असर नहीं होता है। और भारत में जिस तरह से सतर्कता बढ़ाई जा रही है और जिस तरह का खतरा बढ़ा है, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान भी देखा गया कि भारत में इस तरह का जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। और इस खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक नोट जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और उनके निर्देश के बाद जो उनके प्रधान सचिव हैं डॉक्टर पीके मिश्रा, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है जिसमें सभी सरकारी एजेंसियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो सर्वेलेंस अपने स्तर पर बढ़ाएं। सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि जो टेस्टिंग लैब्स हैं उन्हें तैयार रखा जाए और साथ ही इस एमपॉक्स वायरस के खतरे के प्रति आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना भी बेहद जरूरी होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस की सशस्त्र पुलिस के 900 से अधिक जवानों ने आज सुपौल जिले के बीरपुर स्थित ट्रेनिंग सेंटर पर घटिया खाने की शिकायत करते हुए 6 घंटे धरना दिया। दरअसल रविवार को फूड पॉइजनिंग के कारण 200 से ज्यादा जवानों को भर्ती करना पड़ा था। सुपौल के भीमनगर में स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 935 जवान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मामला 250 पीटीसी ट्रेनी जवानों के बीमार पड़ने का है। बताया जा रहा है कि रविवार को सभी जवानों ने सुबह 8:30 बजे पूरी, जलेबी और काबुली चने की सब्जी खाई और दोपहर 1:30-2 बजे के करीब अचानक कुछ जवान बीमार पड़ने लगे। जब देर शाम करीब 8:30 बजे ज्यादा तबीयत खराब होने लगी तो आनन फानन में 265 जवानों को वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सब डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैनेजमेंट ठीक सही है और ना ही यहाँ नियंत्रण का सही है। 24 घंटा हो गया, कोई बड़े पदाधिकारी अभी तक नहीं है। ठेकेदार की कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा मिला तो मैंने क्यों मिला? हम लोग तरीके से अधिकारी से ये भी आप कहिए, बस बिना खाए पिए हुआ ऐसा ही रह रहा है। इधर सोमवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र में मौजूद जवानों ने कमांडेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि यहां बीते 1.5 महीने से खराब क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जवानों का आरोप है कि ट्रेनिंग सेंटर में महज 400 जवानों के लिए ही क्लासरूम की व्यवस्था है, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह इसी क्लासरूम में 935 जवानों को बैठाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
महाडा ने अभी हाल ही में तकरीबन 2000 घरों की लॉटरी की घोषणा की है। सस्ते घर पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और ऐसे में साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो महाडा की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से आवेदन मंगवा रहे थे और ये गिरोह अब तक 50 लाख रुपए के करीब ठग चुका है। महाडा के घरों के लिए उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अर्जी दे रहे हैं तो एक बार देख लीजिए कि कहीं वो फर्जी ना हो, क्योंकि साइबर ठग महाडा की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी में लगे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे एक साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो महाडा के घरों की लॉटरी की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। ये महाडा की वेबसाइट जैसी ही फर्जी वेबसाइट ओपन की गई थी और एक पेमेंट लिंक दी गई थी। वो पेमेंट लिंक जो है वो अक्यूज के अकाउंट से लिंक थी। जो भी लोग इसमें पैसे भर रहे थे वो सब पैसे वो अक्यूज के अकाउंट में जा रहे थे। साइबर सेल ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक कल्पेश सेवक ने फर्जी वेबसाइट बनाई थी, जबकि दीपक पटेल खुद को महाडा अफसर बताकर लॉटरी लगवाने का दावा करता था। लोगों को ये इम्प्रेशन में लाने का प्रयास होता था कि ये महाडा का ऑफिसर है और जो ट्रांजैक्शंस हो गए घर के लिए जो भी आप पैसा दे रहे हो वो सब ऑथेंटिक है। जो पैसे आप वेबसाइट पे भर रहे हो वो भी वेबसाइट ऑथेंटिक है। इस तरीके से ये लोगों को चीट। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में 50 लाख रुपए के करीब की ठगी की जानकारी मिली है, लेकिन जांच में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस बीच महाडा की शिकायत पर पुलिस ने इस फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़ कर उसे डाउन करवा दिया है। मुंबई में रहने वाले हर एक इंसान का सपना होता है कि इस शहर में उसका अपना एक घर हो, हालांकि ये सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए महाडा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सस्ते घरों की लॉटरी निकालती है, लेकिन साइबर ठग अब उस सपने में भी सेंध लगाने में जुट गए हैं। मुंबई से कैमरामैन सागर शिर्के के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।